दोस्तों आए दिन हम लोग ये सुनते रहते हैं कि बैंक वाले आकर के घर पे हंगामा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। फाइनेंस कंपनी वाले आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं फ़ोन पे पैसा नहीं चुकाने पे। तो आखिर बैंक वालों की क्या मजबूरी रहती है, फाइनेंस कंपनी की क्या मजबूरी रहती है कि उनको वो सब करना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा अंदर की बात कि आखिर बैंकों की क्या मजबूरी रहती है कि उनको जो है आपके साथ गाली गलौज करनी पड़ती है, आपके साथ अदालत तक जाना पड़ता है, आपके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैंकों का जो मेन काम होता है ना, वो डिपॉजिट लेना होता है और लोन देना होता है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, वही उनका प्रॉफिट होता है। तो पहले क्या होता था कि बैंक क्या करते थे कि आपसे डिपॉजिट लेते थे, ठीक है, और वो पैसे को क्या करते थे, लोन बांट। जैसे 1000 रुपया बैंक के पास आया तो 1000 रुपया का बैंक लोन बांट दिया, ठीक है। और 1000 रुपया अगर बैंक लोन बांटा है तो ये तो जरूरी नहीं है कि 1000 रुपया उसको आ ही जाएगा। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन को चुकाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोन चुकाते नहीं हो तो ठीक है, लेकिन बैंक ने जो डिपॉजिटर से पैसा लिया है उसको तो बैंक ये नहीं कर सकती है कि भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि लोन वाले हमको नहीं चुका रहे। ऐसा तो बैंक नहीं बोल सकती है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसा आया जब बैंकों के पास क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई और वो डिपॉजिटर को पैसा जो है लौटाने में असमर्थ होने लगे। तो आरबीआई ने क्या किया कि उस समय रूल रेगुलेशन जो है टफ कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। ये देखिए, ये आरबीआई है और ये मान लीजिए कोई बैंक है, मान के चलिए इसका नाम है एसबीआई ही मान लेते हैं, ठीक है। ये एसबीआई बैंक है और इस बैंक का जो है 2 बॉक्स है। पहला बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये है। और ये जो बॉक्स है वो आरबीआई का बॉक्स, ठीक है। तो ये जो बैंक है एसबीआई, ठीक है, जब भी कोई इसमें पैसा डालने आता है तो क्या करता है, ये इस पैसे को वो इस बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। और जब कोई लोन लेने आता है तो यहाँ से पैसा निकाल करके वो कस्टमर को लोन दे देता है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा बॉक्स है, ये जो दूसरा बॉक्स है, उसमें से ये बैंक डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें का जो पैसा है बैंक डायरेक्ट निकाल करके यूज नहीं कर सकता है। इसमें का पैसा जब बैंक की कोई ऐसी स्थिति खराब हो जाएगी, एकदम से बैंक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएगा, तभी ये दूसरा बॉक्स से पैसा निकाल सकता है। बैंक लोन देती है, उस पर भी बैंक को जो है कुछ परसेंटेज अपनी दूसरे पेटी में डालना पड़ता है। अब देखिए कैसे डालना पड़ता है उसमें। मान के चलिए कि आपने कोई लोन लिया है यहाँ पे, ठीक है। आपने कोई लोन लिया, मान के चलिए 20,000 का लोन लिया, ठीक है। 20,000 का लोन लिया, आपका लोन चल रहा है तो आपका लोन स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। आपने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया। उसके बाद एक स्थिति ऐसा हो गया कि आपने क्या किया, 3 महीने तक उसका जो है EMI नहीं भरा लोन का, ठीक है। देखिए, जब आपका खाता, आपने लोन लिया, मान के चलिए आपने 20,000 का लोन लिया, तो जब आप लोन लेते हैं तो क्या करती है बैंक, आपको 20,000 रुपया दे देती है, ठीक है। लेकिन 20,000 रुपया तो आपको बैंक दे देती है कहाँ से, पहला नंबर पेटी में से। आपको ये वाला लेन देन कौन सी पेटी से करती है, ये वाले पेटी से। ये वाले पेटी से क्या करती है बैंक, आप जब लोन लेने गए 20,000 का, तो बैंक का क्या, इस पेटी से 20,000 निकाल करके आपको दे दिया,
ठीक है। अब आपको लोन देने के लिए बैंक को उसमें प्रोविजनिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रोविजनिंग कितना % करना पड़ता है, जैसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरेस्ट साइज का लोन है या फिर एग्रीकल्चर लोन है तो उसमें 0.25% करना है, ठीक है। CRE जो है उसमें 1% करना है, CRE हाउसिंग में 0.75% करना है और अदर लोन में जो है 0.40% करना है। ये CRE का मतलब होता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट, ठीक है। तो देखिए, जब आपको बैंक जब लोन देती है, जैसे बैंक आपको 20,000 रुपया आपको लोन दिया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि वो लोन एग्रीकल्चर का था, ठीक है, वो लोन क्या चीज़ का था, एग्रीकल्चर का था। तो एग्रीकल्चर का वो लोन है तो बैंक को उसमें कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, 0.25%, ठीक है। अब 20,000 का 0.25% कितना होगा, 20,000 का 0.25% होगा 50 रुपया। तो 20,000 क्या हुआ, बैंक आपको इस पेटी से निकाल के आपको दे दिया, ठीक है। साथ ही उसको 50 रुपया इस पेटी से निकाल करके इस पेटी में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि वो RBI का रूल है प्रोविजनिंग का, ठीक है, कि जब खाता आपका स्टैंडर्ड में रहेगा और एग्रीकल्चर का लोन है तो उसमें 0.25% प्रोविजनिंग करना है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, 20,000 रुपया आपको दे देगी और 50 रुपया इस पेटी में डाल देगी, जिसको वो यूज नहीं कर सकती है। कब कर सकती है, क्रिटिकल सिचुएशन में, जब बैंक एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए बैंक, तभी कर सकती है। और वही अगर जो है अदर्स लोन अगर कोई है तो उसमें बैंक को कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, 0.40%, ठीक है। अगर खाता स्टैंडर्ड है, मतलब रेगुलर खाता चल रहा है, आप रेगुलर उसमें EMI भर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो 0.40% 20,000 का कितना हुआ, 80 रुपया। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपया तो इस पेटी से निकाल के आपको देगा ही, साथ ही साथ उसको 80 रुपया इस वाले पेटी में डालना पड़ेगा, जिसको वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब क्या हुआ कि आपका जो है यहाँ पे अकाउंट आया, आपने क्या किया, 3 महीने का EMI जो है पेड नहीं किया बैंक को, आपका खाता हो गया NPA। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जैसे कहते हैं कि खाता खराब हो गया है, ठीक है। तो देखिए, जब भी खाता खराब हो जाता है, NPA हो जाता है ना, तो बैंक उस टाइम से उस पे इंटरेस्ट लगाना बंद कर देता है, ठीक है। अगर आपका कोई खाता NPA होगा तो उसका आप स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा, NPA डेट के बाद उसमें कोई भी डेबिट एंट्री नहीं होगा। डेबिट मतलब उसमें कोई भी चार्जेस नहीं कटा होगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा होगा। क्यों, क्योंकि NPA होने के बाद उस खाते में बैंक इंटरेस्ट जोड़ना बंद कर देती है, ठीक है, और उसमें से कोई चार्जेस भी नहीं काट सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका खाता क्या हो गया, NPA हो गया। मान लीजिए कि आपने 20,000 का लोन लिया था, अब उस जगह आपने टोटल मिला के 10,000 भर दिया था, 10,000 रुपया आपका और अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग करने का मतलब NPA के डेट तक आपका जो है 10,000 रुपया और भरना बाकी था, ठीक है। जब खाता आपका NPA हो गया, उस डेट तक जो भी बकाया था वो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक उसके बाद उस पर इंटरेस्ट नहीं जोड़ती है, उस अकाउंट में नहीं लगाती है। ऐसे कैलकुलेट तो होता ही है लेकिन उस अकाउंट में नहीं लगाती है, ठीक है। अब देखिए, अब खाता आपका NPA हो गया, तो NPA होने के 1 साल तक वो खाता रहता है सब स्टैंडर्ड में, ठीक है। 1 साल तक किस में रहता है, सब स्टैंडर्ड में। अब
आरबीआई कहती है कि अगर खाता सब स्टैंडर्ड में चला गया, ठीक है, तो आपको प्रोविजनिंग कितनी करनी है बैंक को, उसमें 2 पार्ट आ जाएगा, एक सिक्योर्ड पार्ट, एक अनसिक्योर्ड पार्ट, ठीक है। ये क्या है, जैसे आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटी देते हैं बैंक, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी देते हैं या फिर स्टॉक होता है या फिर लैंड होता है, जो भी हो सिक्योरिटी। तो उसमें कुछ पार्ट जो होता है सिक्योरिटी होता है और कुछ अनसिक्योर्ड पार्ट भी होता है, कुछ सिक्योर्ड होता है और कुछ अनसिक्योर्ड भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि आपका लोन अभी 10,000 रुपया और बाकी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेकर चल रहे हैं, और उसमें बैंक के पास सिक्योरिटी जो है 5,000 का ही है। सिक्योरिटी में जो भी हो, तो बैंक को कितना प्रोविजन करना पड़ेगा। तो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि अगर खाता सब स्टैंडर्ड में है, ठीक है, एसएस में सब स्टैंडर्ड, ठीक है, अगर सब स्टैंडर्ड में है तो सिक्योर्ड पार्ट पे 15% करनी है प्रोविजनिंग और अनसिक्योर्ड पार्ट पे 25% करनी, ठीक है। तो 5,000 क्या है आपका सिक्योर्ड है और 5,000 अनसिक्योर्ड है, हम लोग मान के चल रहे हैं। तो 5,000 का 15%, ठीक है, 5,000 का 15% जो है कितना हो जाएगा, 750 रुपया। तो 750 रुपया ये हो गया सिक्योर्ड पार्ट का प्रोविजनिंग, और अनसिक्योर्ड पार्ट कितना है 5,000, और उसका प्रोविजनिंग कितना करना है 25%। तो 5,000 का 25% कितना हो गया, 1,250 रुपया ये हो गया, ठीक है। तो बैंक को कितना प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, जोड़ लीजिए 1250 या 750, यानी कि टोटल 2,000 हो गया, ठीक है। तो 2,000 रुपया बैंक को क्या करना पड़ेगा, इस पेटी से निकाल करके इस पेटी में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले टेंडर खाता था तो 50 रुपया डाला हुआ था, एग्रीकल्चर अकाउंट था तो, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, 1950 रुपया और डालेगा इस पेटी से उठा करके इस पेटी में। तो देखिए बैंक को लॉस कैसे हो रहा है। एक तो बैंक आपके पास 10,000 रुपया बाकी है, उससे भी इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसको अपना जो पैसा जो है 2,000 रुपया, उसको भी उस बॉक्स में रखना पड़ रहा है, जिससे वो यूज नहीं कर सकता है। कि 2,000 रुपया का वो किसी न किसी को इंटरेस्ट तो पेड कर रहा होगा डिपोजिटर को, और जो आपको 10,000 रुपया दे के रखा है उसका भी इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है। डिपोजिटर को तो वो नहीं बोल सकता है कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, क्योंकि भाई फल्ला बाबू हमारे पैसा नहीं लौटा रहे, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब सब स्टैंडर्ड के बाद जो है 1 साल एनपीए होने के 1 साल तक जो खाता रहेगा आपका सब स्टैंडर्ड में रहेगा। उसके बाद डॉटफुल 1 में चला जाए। डॉटफुल 1 में आरबीआई कहती है कि सिक्योर पार्ट पे प्रोविजनिंग 25% करना है और अनसिक्योर पार्ट पे 100% प्रोविजनिंग करना है, ठीक है। तो सिक्योर पार्ट कितना था बैंक के पास, कितना था सिक्योर पार्ट 5,000 रुपया था, और अनसिक्योर्ड पार्ट में कितना था 5,000 रुपया था। तो 5,000 पे 25%, 5,000 का 25% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1,250 रुपया। 1,250 रुपये ये हो गया, और अनसिक्योर्ड पे तो 100% प्रोविजनिंग करना है, यानी कि 5,000 का 5,000 रुपया उसको प्रोविजनिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी टोटल आपको 6,250 रुपया बैंक को क्या करना पड़ेगा, इस पेटी से निकाल करके इस पेटी में डालना पड़ेगा। लेकिन पहले कितना डाला हुआ था, इसने 2,000 रुपया डाला हुआ था, ठीक है। तो बाकी का जो अमाउंट है 4,250 रुपया फिर बॉक्स 1 में से निकाल करके बॉक्स 2 में डालना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये क्यों डाल रहा है, ये प्रोविजनिंग के कारण डाल रहा है, ठीक है। आरबीआई का ऐसा रूल है, ठीक है। तो बैंक को देखिए कितना घाटा हो रहा है। एक तो वो आपको पैसा दे के फंसा हुआ है, ऊपर से इसका
इसके पास जो पैसा है, जिसको इसको डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना है, वो भी पैसा वो यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बताइए उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब 1 साल तक फिर आपका खाता क्या है, D1 में रहा। उसके बाद फिर D2 में चला गया, ठीक है, डॉटफुल 2 में चला गया। और डॉटफुल 2 में RBI बोलती है कि सिक्योर पोर्शन पे 40% करना है प्रोविजनिंग और अनसिक्योर्ड पे 100%, ठीक है। तो 5,000 का 40% निकाल लीजिए, ठीक है। और अनसिक्योर्ड तो 5,000 ही हो गया, तो 5,000 का 40% कितना हो गया, 2,000 ये, और एक 100% प्रोविजनिंग 5,000 ये, यानी 7,000 रुपया इसको जो है इस बॉक्स से इसमें डालना पड़ेगा। और जो पहले जो डाल दिया था वो अमाउंट माइनस करके फिर इस बॉक्स से इस बॉक्स में डालना पड़ेगा। उसी तरह फिर अगर खाता जो है एक तरह डॉटफुल 3 में चल गया तो बैंक को 100% प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। डॉटफुल 3 के बाद जो है बैंक उसको लॉस डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, उस खाते को। मतलब बैंक ये मान लेता है कि अब इसमें पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब डॉटफुल 3 में या लॉस में होता है तो बैंकों को 100% प्रोविजनिंग करना पड़ता है। 100% प्रोविजनिंग किसका, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, ठीक है। जैसे 10,000 आपका आउटस्टैंडिंग था तो उसका 10,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में डालना पड़ेगा, ठीक है। पहले जितना डाला होगा उतना माइनस करके जो डिफरेंस का अमाउंट होगा वो बॉक्स 1 में से बॉक्स 2 में डाल देगा। तो देखिए जब खाता डॉटफुल 3 या लॉस कैटेगरी में चल जा रही है तो देखिए बैंक को कितना लॉस हो रहा है। 10,000 रुपया तो आपके पास फंसा हुआ है, बैंक को तो उसको ब्याज देना ही है ना भाई, जिसका पैसा है, बैंक जिससे लिया है उसको तो ब्याज देना ही है उसको। और 10,000 रुपया उसको अपनी तरफ से दूसरी पेटी में रखना पड़ रहा है जिसको वो यूज नहीं कर सकता है। तो टोटल मिला जुला करके 20,000 रुपया उसको जो है फंसा हुआ है, जिस पे बैंक क्या कर रहा है, ब्याज भी दे रहा है, डिपॉजिटर को ब्याज भी दे रहा है और उससे कुछ पैसा भी नहीं कमा रहा है। तो इसीलिए बैंक जो है ये चाहता है कि हम जो है कस्टमर से या जिसने लोन लिया है उससे हम 1 टाइम सेटलमेंट करा लें। अब 1 टाइम सेटलमेंट से बैंक को क्या फायदा है। अब देखिए 1 टाइम सेटलमेंट बैंक क्यों करवाना चाहता है। 1 टाइम सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे आपके पास 10,000 रुपया बाकी है बैंक का, ठीक है, तो 10,000 में आप कुछ तो पैसा भरेंगे, ठीक है। आपको देखिए सेटलमेंट पे मैंने अलग वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि आपका अमाउंट जो है कितना में सेटल हो जाएगा, ठीक है। उसका परसेंटेज होता है, तो कुछ परसेंटेज उसमें डिसाइड करती है बैंक कितना परसेंट दे दीजिए हम आपका सेटलमेंट कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि 10,000 का मान के चलिए आप के परसेंटेज के हिसाब से 5,000 बन रहा है, ठीक है, तो आप 5,000 तो देंगे ना बैंक को, ठीक है। तो जब आप 5,000 दे करके अकाउंट बंद करवा लेंगे तो एक तो 5,000 आपसे आ गया, और उसके अलावा जो 10,000 बॉक्स 2 में उसने डाल के रखा था वो क्या करेगा, यहाँ से पैसा ला करके यहाँ डाल देगा। क्यों, क्योंकि आपका अकाउंट बंद हो गया, तो फिर इस फंड को यूज कर सकता है वो, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, बॉक्स 2 में से निकाल करके बॉक्स 1 में लाएगा और फिर यहाँ से वो जिसको लोन देना चाहेगा दे सकता है, उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है। तो बैंक इसीलिए आपसे जो है 1 टाइम सेटलमेंट करवाती है, ठीक है। अभी देखिए अभी तो एक नया नियम आया है RBI का, उसमें जितने भी ये सब जो है नीरव मोदी, विजय माल्या जो पैसा लेके घपला करके चले गए हैं वो लोग भी 1 टाइम सेटलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। CMD के परमिशन से वो लोग सेटलमेंट 1 टाइम सेटलमेंट करवा सकते। तो उन लोग को तो वही बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। उन लोग को वही जो सरकार कहेगा वही CMD सुनेंगे, ठीक है। तो वही है, हम बाकी आप समझ लो। तो यही था वीडियो की बैंक सेटलमेंट क्यों करवाना चाहती है, ये मेरा बताने का मकसद था। और अगर आपका भी लोन खाता ख़राब है और आप जानना चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट कितना में होगा तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, और आप जा कर के वीडियो चेक कीजिए,
आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लोन का सेटलमेंट कितना में हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।